समझिए 2014 से पहले देश में एक आंदोलन हो रहा था। आंदोलन का नाम क्या था? अन्ना आंदोलन। याद है ना? हम जवान थे, इश्क करने की उम्र थी और क्रांति से कुछ ज्यादा ही इश्क होता था। वो फैज लिखते हैं ना, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, फिर तंग आकर एक दिन दोनों को अधूरा छोड़ दिया। उस रोमांटिक उम्र में जब ये कहता था ना कोई कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे भ्रष्ट नेताओं को जो है उनका घर तोड़ देना चाहिए, उनका गाड़ी तोड़ देना चाहिए, पार्लियामेंट पे अटैक कर देना चाहिए, सुनने में अच्छा लगता है। अभी हम लोगों ने देखा कि नेपाल में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ। वो जब हो रहा था तो नफरत थी कांग्रेस की सरकार के प्रति, कांग्रेस के मंत्रियों के प्रति नफरत था नौजवानों के मन में। और सपना क्या दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस खराब है, और सपना दिखाया जा रहा था कि एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, सारा काला धन जो स्विस बैंक में जमा है वो लाया जाएगा भारत, और एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं तो आपके घर में 75 लाख रुपया पहुंचेगा। किसानों को उनके फसल का दाम डबल मिलेगा, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाएगा, हर लोगों को पक्का मकान मिलेगा, घर मिलेगा। याद है वो सब वादा? पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलने लगेगा, गैस सिलेंडर 500 रुपए लीटर मिलने लगेगा। पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए लीटर मिल रहा है। 1 लाख लोगों को भी हर साल नौकरी नहीं मिल रही है। किसानों के फसल का दाम तो छोड़ दीजिए, जो किसान 1 घंटे में 1 आत्महत्या करते थे, 1 घंटे में 2 आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई की हालत यह है कि हर चीज का दाम दुगना हो गया है। और भ्रष्टाचारियों का हालत यह है कि जब तक कांग्रेस में तो भ्रष्ट थे और जब से भाजपा आ गए हैं तो देशभक्त हो गए। इनकलाब जिंदाबाद। ये हम अपने आंखों के सामने होते हुए देखे और तब लग रहा था कि ये बस सरकार बदली है। सरकार नहीं बदली थी, सोच बदली थी। सरकार नहीं बदली थी, विचार बदला था। सरकार नहीं बदली थी, इतिहास का किताब बदलने की साजिश रची गई थी। लेकिन इन मूर्खों को कोई समझाए, इतिहास के किताब बदल देने से इतिहास नहीं बदलता है। वक्त लगता है, लेकिन सच झूठ के किसी भी बादल को चीर करके सामने खड़ा हो जाता है। और सच आज हमारे सामने है। और सच ये है कि जिन्होंने इस देश की आजादी के साथ गद्दारी की, जिन्होंने इस देश के संघर्ष के साथ गद्दारी की, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी की हत्या की, नेहरू को गाली गलौज किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद के इतिहास को मिटाने की कोशिश की, अशफाक और बिस्मिल की विरासत को उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की। वह जो अंग्रेजों की चापलूसी और दलाली किया करते थे, जासूसी किया करते थे, वो आज चाय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आज यह बात बिल्कुल आमने सामने समझ में आने लगी है कि तब की लड़ाई घोड़ों से थी, आज की लड़ाई जोड़ों से है। यह लड़ाई बिल्कुल आमने सामने समझ में आने लगी है कि यह सोच की लड़ाई है, सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मीर साहब का, जिन्होंने मुख्यमंत्री और फिनांस मिनिस्टर बनाने की बात की है। लेकिन मैं उससे आगे बढ़ करके एक बात आपको कहता हूं, ये सिर्फ एमएलए, एमपी, मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई देश और संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई उस विरासत को बचाने की लड़ाई है जिस विरासत को आज मिटाने की कोशिश की जा रही है। यह लड़ाई जो गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबका देश है, उस सोच को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई कोर्ट से जो गोली मार करके आज देशभक्त कहला रहा है, वो जो मंत्री पद पर रहते हुए लोगों को खुलेआम गोली मारने की बात करते हैं, उस नफरत को हराने की लड़ाई है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी एक एक कोशिश उस भारत माता की संकल्पना को,
उस भारतवर्ष की सोच को मिटाने की लड़ाई है, जिस भारतवर्ष के सोच में हम सब बराबर हैं। चाहे हम टीका लगाए हों या टोपी पहने हों, चाहे कुर्ता पहनते हों या साड़ी पहनते हों, चाहे मंदिर जाते हों कि मस्जिद जाते हों, गुरुद्वारों में सर झुकाते हों कि गिरजाघरों में जाते हों, यह देश हम सबका था, है और रहेगा। यह इस बात की लड़ाई है। इसीलिए आज जो बंगाल के सामने चुनौती है, वो चुनौती ये है कि सिर्फ हमको अपना कुर्सी नहीं बचाना है, हमको अपना इतिहास बचाना है, हमको अपनी विरासत बचानी है, हमको अपना समाज बचाना है, और हमको अपनी आने वाली पीढ़ी जो दंगे और नफरत में ना झोंकी जाए, जो हिंसा में ना झोंकी जाए, उस आने वाली पीढ़ी को बचा करके रखना है। जो हम राम और रहीम एक साथ इस मिट्टी पर रहते आए हैं, उस दोस्ती, उस विरासत को बचाने की लड़ाई है। और ये बंगाल को चलाना चाहते हैं, ये बंगाल के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, कभी सीए के नाम पर, कभी वक्फ के नाम पर, और अब इनका नया चोचला एसआईआर आया है। ये एसआईआर के नाम पर बिहार के, बंगाल के जो आपस में एक साथ रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे से नफरत करना सिखाना चाहते हैं, एक दूसरे को शक की निगाह से एक दूसरे को हम देखें, ये हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं। इसलिए इस साजिश को हमको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये जमहूरियत को अपने पॉकेट में गिरवी बना करके रख लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऑलरेडी इस देश में जो जमहूरियत जो है वो सांसें गिन रही है, इसकी जो बची खुची सांस है वो भी जमहूरियत की सांस को ये छीन लेना चाहते हैं। आप यहाँ बैठे हुए लोग अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आप एमएलए बन सकते हैं? सच बताइए। कोई नहीं। कोई सोचता है? नहीं। ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है? है संविधान में ऐसा लिखा हुआ? है संविधान में लिखा हुआ कि आप में से कोई एमएलए नहीं बन सकता है? आप में से किसी को भी भरोसा है कि आप एमपी बन सकते हैं? नहीं, आपको भरोसा है, आप मंच पे खड़े हैं। आप उधर जाकर के बैठिए, आपका भी भरोसा चला जाएगा। झूठ मत बोलिए। आप वहां जाकर के बैठिए, आपका भी भरोसा चला जाएगा। और मैं सच बोल रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं गांधी के पार्टी में हूं, तो मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं हूं, मैं सचमुच गांधी के पार्टी में हूं। और सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, राहुल गांधी यही कहते हैं, डरो मत। एक डरा हुआ इंसान एक दूसरे को डराता है, और हमको कोई चीज खोने का डर नहीं है। हमको कोई चीज खोने का डर नहीं है, कोई चीज पाने का लोभ नहीं है। इसीलिए सच बोलते हैं। सच ये है कि इस देश में किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है, मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता है, लीडर का बेटा लीडर बनना चाहता है। क्रिकेट आए ना आए, बाप गृह मंत्री है, इसलिए बेटा आईसीसी के पोस्ट पे जाकर के बैठा है। झूठ मत बोलिए। अगर झूठ बोलेंगे तो आप याद रखिएगा, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। कुत्ता, आप जा रहे हैं रोड पे, आपको कुत्ता काट लिया, पलट करके कुत्ते को काट लेंगे। हमने कहा ये सोच की लड़ाई है। भाजपा अगर कीचड़ है तो कीचड़ से आप उसको साफ नहीं कर सकते। भाजपा अगर गोडसे की सोच को लेकर के चलता है तो आप झूठ बोल करके भाजपा से नहीं लड़ सकते हैं। आपको गांधी को अपने दिल में लेकर के चलना पड़ेगा। आपको सुभाष चंद्र बोस के साहस की ताकत की जरूरत है। याद रखिए कि लड़ाई बेचने वाले और बचाने वालों के बीच में। वो बेचने वाले हैं जो झूठ बोल करके बेच रहे हैं, हम बचाने वाले हैं। हमको अपनी सच्चाई याद रखनी पड़ेगी। जिस जमहूरियत का बुनियाद ये है कि हर नागरिक का अधिकार बराबर है। नासिर साहब ने कहा कि 1 person इक्वल टू 1 वोट, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इस देश के संविधान ने हमको दिया कि हेलीकॉप्टर पर चलने वाला का भी वोट एक होगा और पैदल चलने वाला, साइकिल पर घूमने वाला का भी वोट एक होगा। इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हमको दिया। आज हम वोट तो दे रहे हैं, लेकिन हमको भी पता है कि हम नहीं बन सकते। मतदाता को पता है कि हम नहीं बन सकते। तो पहले हर कोई चुनाव लड़ सकता था, ये हमारे दिमाग से मिटा दिया गया। अब जो ये एसआईआर आया है, ये हमारे दिमाग से ये मिटाने की कोशिश है कि तुम्हारी वोट की हमको जरूरत ही नहीं है। और सोचिए कि अगर चोरी से ही सरकार बनेगी तो एमएलए, आप चोरी से जो है, आपको अगर एमएलए बनने का मौका मिल जाएगा साहब, तो आप क्यों जाइएगा राजा बाजार की गलियों में भटकने के लिए, श्याम बाजार की गलियों में भटकने के लिए? आप तो जैसा के बाप के पास जाएंगे, उसको गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, सुबह शाम करेंगे, वो वोट चोरी करके आपको एमएलए बना देगा।
लोकतंत्र माँ के पेट से पैदा होने से नहीं मिला है। लोकतंत्र जिन माओ ने ऐसे बच्चों को अपनी कोख से पैदा किया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए, उनकी वजह से लोकतंत्र आया है। नहीं तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था। रानी के पेट से राजा पैदा होता था। कौन कहां पैदा होगा इससे उसका मुस्तकबिल तय होता था। जमहूरियत में कोई कुछ भी बन सकता है। प्रधानमंत्री झूठ ही सही अगर ये कहते हैं कि वो चाय बेचे हैं फिर इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं तो उनको नेहरू को धन्यवाद कहना चाहिए, उनको कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद कहना चाहिए। अगर इस देश में जमहूरियत नहीं होता तो मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, क्या हम प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी आवाज को उठा पाते? जिस देश में लोगों को जूता पहनने का अधिकार नहीं था, सर पे छाता रखने का अधिकार नहीं था, घोड़ा पे चढ़ने का अधिकार नहीं था, 21वीं सदी में आप मर्सिडीज पर चढ़ सकते हैं लेकिन घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं। बताइए कितना कमाल का देश है। आपको लगता है कि जमहूरियत वरदान में मिला है? लोक लाज से चलता है लोकतंत्र, लोगों के अधिकार से चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र अगर मिला है तो लोगों की भागीदारी से मिला है, और यह जो SIR है यह लोगों की भागीदारी को समाप्त कर देना चाहते हैं। एक क्रोनोलॉजी समझिए कि अन्ना आंदोलन शुरू हुआ और हुआ कि बदलाव आएगा देश में। 14 में बदलाव तो हुआ लेकिन वो बदलाव सकारात्मक नहीं नकारात्मक था, देश को आगे नहीं पीछे ले जा रहा था। देश के लोगों को छेड़िए, अपनी भी डिग्री छुपा रहा था, अपनी शादी छुपा रहा था। जिसने अपनी शादी चलाई नहीं वो घर घर जाकर के सिंदूर बांट रहा था। है ना कमाल का बात? जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी वो घर घर जाकर के सिंदूर बांट रहा था, और जो माल का बात आया तो भारत पाकिस्तान का दुबई में मैच करा रहा है ना कमाल की बात? ये सब हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इसीलिए SIR की क्रोनोलॉजी समझिए। जब 14 में सरकार बनी तो अभिमान से कहता है जयशाह का पप्पा कि 50 साल तक राज करेंगे। कैसे भाई? 5 मिनट के बाद हमारे आपके साथ क्या होगा? सर पे ये छत गिर जाए, हम अभी मर जाएं, जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए, जिंदगी का कुछ मालूम नहीं। आपको कैसे मालूम है 50 साल तक आप राज करेंगे? क्योंकि उन्होंने बेईमानी कर लिया था। बेईमानी ऐसे करी कि पहले रिजॉर्ट घुमाना शुरू किया MLA को, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई, फिर CD बनाया, नेताओं को CD बनाया, फिर ED भेज करके उनको डराया धमकाया, और जो सारे लोग पहले भ्रष्टाचारी कहलाते थे भाजपाई होते ही सारे सदाचारी बन गए, राष्ट्रवादी बन गए। और जब नई सरकार आई तो इन्होंने नया प्रोग्राम बनाया। उसी पार्लियामेंट में ये नया कानून लेकर के आए, जिस कानून में इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कमाल बात है। राज्यसभा के सांसद हमारे बीच मौजूद हैं। अभी एक अध्यादेश सरकार लेकर के आई कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है। 30 दिन तक अगर वो जेल में रहेंगे तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मेरा एक सीधा सवाल है, जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है तो चुनाव आयोग को कानून से ऊपर क्यों रखा गया है? ये बात हमको बताइए। चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, ये रिश्ता इन्होंने इस तरह से बनाया है कि तुम बेईमानी करो, खुल्लम खुल्ला मेरे लिए बेईमानी करो, और तुम जब बेईमानी करोगे तुम्हारे बेईमानी से हम चुनाव जीतेंगे, और जब तक हम चुनाव जीतते रहेंगे तब तक तुमको बचाते रहेंगे। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा, है ना? और जब चुनाव आयोग के सामने सबूत के साथ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में वोट की चोरी हो रही है, जब उनसे पूछा गया तो कहता है कि हलफनामा दीजिए। हमने कहा कि हलफनामा नेता प्रतिपक्ष दें, उससे पहले हलफनामा चुनाव आयोग दे, क्योंकि वोट की चोरी हम चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट से ही निकाले हैं। और हम दावे के साथ कह रहे हैं, दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, और तुमको चुनौती दे करके कह रहे हैं कि तुम वोट चोरी कहोगे करोगे तो डंके की चोट पे चोर को चोर कहेंगे और तुम वोट चोर हो। यह नारा हम लगा रहे हैं। वोट की चोरी की गई, चोरी से सरकार बनाई गई, और याद रखिएगा जब वोट चोरी से सरकार बनाई जाती है तब पेपर लीक होता है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो महंगाई बढ़ती है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलता है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो किसान आत्महत्या करते हैं। जब वोट चोरी से सरकार बनते हैं तो पेपर लीक होता है, जवान आत्महत्या करते हैं। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो देश की संपत्ति को चोरी करके अपने दोस्तों की तिजोरी में पहुंचाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लड़ाई
बेचने और बचाने वालों के बीच की लड़ाई है। वो बेचने वाले हम बचाने वाले हैं। और इस लड़ाई में आज जो हमारे साथी प्रसेनजीत बोस आए हैं, इस लड़ाई को इस सोच के साथ हम मजबूत करने के लिए आए हैं कि बिहार में जो SIR चल रहा है उस SIR का हम पुरजोर मुकाबला कर रहे हैं। बंगाल में भी जो है मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाए और SIR का मुकाबला हो, उसकी तैयारी हो। इसके लिए आप तमाम साथी जो आज कांग्रेस पार्टी में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने आपको कहा कि दीदी से होवे ना, हम मोदी चलवे ना। ऐसे में जो है नए विकल्प के लिए और बंगाल के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि अंग्रेजी में एक बात हमेशा कहा जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।